नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा में इन दिनों गेहूं की खरीद जारी है। सरकार के दावे हैं तो विपक्ष के आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, हरियाणा के अलग अलग मंडियों का दौरा कर रहे हैं, गेहूं खरीद को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सरकार भी हुड्डा के निशाने पर है। हुड्डा का कहना है कि किसान और आड़ती हरियाणा में दोनों परेशान हैं। इसी बात को लेकर सरकार पर लगातार हुड्डा हमलावर हैं। ऐसे में गेहूं की खरीद, मुआवजे, बोनस से लेकर सरकार के दावों और किसानों के हालात को लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखिए। किसानों को लेकर सियासत नई कतई नहीं है। किसानों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने ही रहे हैं और जब गेहूं की खरीद जारी है तो सरकार और विपक्ष की बयानबाजी शिखर पर है। एक तरफ सरकार की दावेदारी है तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप भारी हैं। चूंकि सरकार फसल खरीद के बेहतरीन इंतजाम होने का दम भर रही है तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की अलग अलग अनाज मंडियों का दौरा कर सरकार के दावों की पोल खोलने का दावा कर रही हैं। ऐसे में गोहाना अनाज मंडी पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने गेहूं खरीद को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। गठबंधन सरकार पर सत्ता के अहंकार में डूब जाने का आरोप लगाया और कहा, मंडियां गेहूं से अटी पड़ी है लेकिन सरकार अनाज उठान को लेकर गंभीर नहीं है। सारी मंडी गेहूं से अटी पड़ी हैं और किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं, क्योंकि ना तो समय पे उठान हुआ, ना समय पे हुआ। कभी अलग अलग हुआ है। मान लो एफसीआई ने कहा भाई हम ये वैल्यू कट करेंगे, तो सरकार को उसी टाइम चाहिए था कि उसकी पूरी भर्ती करे, जो उसकी कमी है पूरी करे। और शुरू से मैंने कहा कि ये बेमौसमी बारिश से किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। 500 रुपए क्विंटल बोनस दें और सारी कटौती जो है हरियाणा सरकार स्वयं उसको वहन करे और उठाए। अब तब बार बार क्लेम किए जा रहे हैं कि 72 घंटे में पेमेंट होगी। गोडाउन से पहले तो गई नहीं, अनाज तो यहाँ पड़ा है, कब किसान को पेमेंट मिलेगी। और गिरदावरी जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी नहीं हुई। वहीं हिसार में भूपेंद्र हुड्डा ने अनाज मंडी का दौरा कर सरकार के दावों को फेल बताया और कहा, मंडियों में जगह नहीं बची है। सरकार ने समय रहते उठान के लिए टेंडर नहीं दिया। आगे कहा कि जो भी टेंडर दिया गया है उसमें भी बड़ा घोटाला होने की पूरी आशंका है। जैसे गेहूं की उन्होंने की कि भाई दाना को पिचक गया या लस्टर लॉस हो गया, उसकी इतनी कटौती होगी, कोई मायने नहीं इसका। ये जो हुआ है ये बेमौसमी बारिश से हुआ है, इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है और अब लिफ्टिंग नहीं हो रही। तो उसमें मैंने कहना है कि एक तो 500 रुपया प्रति क्विंटल, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ किसान का, 500 रुपया प्रति क्विंटल तुरंत बोनस देना चाहिए। इसी कड़ी में रोहतक और झज्जर पहुंचकर भूपेंद्र हुड्डा ने फिर सरकार को घेरा। किसान और आड़ती के हाल बेहाल होने की बात फिर से दोहराई। ये जो आज कह रहे हैं पर एकड़ जो है 10,000 का हमने शुरू किया था। जो क्रॉप लोन है 4% पूरे देश में, यहाँ पे हमने 0% पे किया था। ये भी कुछ जिसने करना ही नहीं, कुछ संवेदनहीन लोग हैं, ये संवेदनहीन सरकार है। इनको क्या पता किसानों की क्या समस्या है। हमने तो हमारे ये सब किसान खड़े हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत, सब किसान खड़े। बोलो भाई, किसान खड़े हो तब हमारे टाइम में कभी दिक्कत का सामना हुआ है तुम्हारे? और क्या? भूपेंद्र हुड्डा गेहूं खरीद से लेकर उठान भुगतान पर सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं तो सरकार पर गिरदावरी में देरी और मुआवजे की नीयत न होने के भी आरोप जड़ रहे हैं। दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल का दावा है, सुचारू रूप से गेहूं की खरीद हो रही है और खराब हुई फसलों का मई तक मुआवजा मिलने वाला है। किसान का जो नुकसान है उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहां बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीजें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन, उसके रेट हैं वो हम देते हैं। अब चूंकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक
30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है, लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है, तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफी मंडी में भी आ चुकी होंगी, तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी यह है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20%, मोटे तौर पर काफी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा न करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। जाहिर है किसानों को लेकर फिर से वार पलटवार का दौर चरम पर है। खराब हुई फसलों की गिरदावरी से लेकर मुआवजे, फसलों की खरीद से लेकर मंडियों में व्यवस्था को लेकर सरकार के सभी दावों के खिलाफ विपक्ष के बड़े आरोप हैं। ऐसे में सवाल ये है, जब सरकार और विपक्ष किसान हितैषी होने का दम भर रहे हैं, तो असल किसान हितैषी कौन है? क्या वाकई किसानों के लिए विपक्ष चिंतित है या फिर मिशन 2024 की राजनीति को धार दी जा रही है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, आज का मुद्दा क्या है आपने रिपोर्ट में देखा और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी चर्चा में जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, प्रवक्ता इनेलो रजत पंजेटा जी और किसान नेता राकेश बैंस। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रवीण अत्री जी आपसे। आरोप ये है कि ना तो खरीद हो रही है, अगर खरीद हो जाती है तो लिफ्टिंग नहीं होती, किसान आर्थिक परेशान है और उठान भी हो जाता है, खरीद भी हो जाती है, तो जो भुगतान का दावा है कि 72 घंटे के अंदर भुगतान होगा, वो भुगतान भी नहीं। ज्योति जी, ऐसा है, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब तो मैं आंकड़ों के साथ दूंगा। कितनी आवक हुई, कितनी खरीद हुई, कितना उठान हुआ, मैंने आज अलग अलग मंडियों में अपने जो मित्र हैं, मेरे पहचानने वाले हैं, जो वहाँ पे आड़ती हैं या जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, उनसे भी बात की, सरकारी अधिकारियों से भी बात की और क्रॉस चेक भी किया वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे में आप सुना रहे थे, हुड्डा साहब जो बोल रहे थे, देखिए पहली बात तो ये है कि बेमौसमी बारिश की वजह से किसान का नुकसान हुआ है, इस बात को सरकार भी मानती है। और जब मौसम की वजह से नुकसान हो, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल या किसी का जोर नहीं होता, स्वाभाविक है, उसमें किसान का कोई दोष नहीं है और मौसम के ऊपर सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन बेमौसमी बारिश की वजह से किसान का जो नुकसान हुआ, चाहे लस्टर लॉस की बात करें, चाहे दाना टूटे दाने की बात करें, जहां केंद्र सरकार ने इसमें राहत देते हुए लस्टर लॉस जो है 80% तक है, तब भी सरकार खरीद करेगी। टूटा दाना जो है वो 6% से बढ़ा के उसकी सीमा 18% कर दी। उसके साथ साथ जो राइडर केंद्र सरकार ने लगाया था, हरियाणा सरकार ने तुरंत इस बात की भी घोषणा कर दी थी माननीय मुख्यमंत्री ने कि केंद्र सरकार ने जो राइडर लगाया है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। तो एक तो हुड्डा साहब जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है वो पूरी राजनीति होती है, वो शिकूफा जोड़ने की कोशिश होती है। हुड्डा साहब ने एक सवाल और पूछा था अपने कुछ लोगों को वहां खड़ा करके कि क्या कभी आपको हमारे समय में कोई नुकसान तकलीफ हुई? अब ये बड़ा सवाल है। जब मैं इस बात को बताना शुरू करूंगा तो स्वाभाविक है कांग्रेसी मित्रों को ये परेशानी होने लग जाती है कि साहब आपको पिछली सरकार से तुलना करते हैं, आपको पिछली सरकार से तुलना नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अगर कोई नेता अपने झूठ को स्थापित करने के लिए इस तरह की बात करे तो स्वाभाविक है तुलना करनी पड़ती। अब हुड्डा साहब से पहला सवाल तो यही है, राकेश बैस यहाँ पे किसान नेता के तौर पे है, खेती करते हैं, उन्हीं से पूछिएगा कि 2014 में जब हुड्डा साहब की सरकार थी, गेहूं की खरीद का मामला था, उस वक्त क्या स्थिति थी जिला कुरुक्षेत्र के। मुझे आज भी याद है कैथल मंडी का वो वाकया, जब सरकार ने किसानों को ये आग्रह किया कि आप अपनी ट्रैक्टर ट्राली ले आके उससे उठान करवा दीजिए, क्योंकि सरकार के बस में उठान नहीं था। बाकायदा उस वक्त रणदीप सुरजेवाला जो स्थानीय विधायक थे, उन्होंने तो मंडी में आके यहाँ तक कह दिया था कि कुछ व्यापारी जो है वो किसानों को बरगला रहे हैं, इस वजह से उठान में देरी हो रही है। ये स्थिति, किसान परेशान होता था, किसान की फसल का उठान नहीं होता था और हालात ये थे कि किसान अपनी फसल मंडी में बेच के आता था, फसल किसान की, लेकिन पैसा किसी और के खाते में चला जाता। फिर किसान अपने पैसे के लिए चक्कर काटता था, जाता था वहां पे कि पैसा दे दो, फिर वो उसको कहा जाता था आप 4 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, महीने बाद आना, मतलब अपने ही पैसे के लिए किसान को भटकना पड़ता था। वही हुड्डा साहब आप किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि कैसी वो राजनीति है। अब विषय ये आ जाता है कि हुड्डा साहब ने जो कहा, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सीजन में बारिश की वजह से शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी रही, क्योंकि गेहूं भीग गई, गेहूं भीगने की
वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ गया और आवक भी मंडियों में पहले हफ्ते में तो लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि स्थिति जो है मौसम में इस तरह की बना रखी थी। लेकिन आज की स्थिति अगर मैं बात करता हूं, मैं करनाल की मंडी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो कल तक का जो आंकड़ा है वो बड़ा स्पष्ट है कि 9,65,900 क्विंटल गेहूं आवक होती है, जिसमें से 9,50,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो जाती है और लगभग 83% की लिफ्टिंग हो जाती है। ये मैं कल शाम तक का आंकड़ा दे रहा हूँ। सेम स्थिति फतेहाबाद मंडी की अगर बात करते हैं, 4,41,708 क्विंटल गेहूं आती है, जिसकी खरीद जो है जब वो 4 विभाग है, हम सब जाते हैं, स्टूडेंट सप्लाई कर रहा है, हैफेड कर रहा है, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन कर रहा है, एफसीआई कर रहा है, लगभग जितनी आवक फतेहाबाद मंडी में हुई उतनी उसकी खरीद हो गई है और उसका उठान है 78%। ठीक है। पेवा मंडी में मैं अभी जब सारी मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि लगभग 12 लाख कट्टे गेहूं जो है पेवा मंडी के अंदर आया था, जिसमें से 9,89,000 कट्टों का कल शाम तक की मैं ये बात कर रहा हूँ उठान हो गया था। ये स्थिति पेवा मंडी की है। ठीक है। लगातार देखिए, आपको याद होगा 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागों के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक थी। उसमें स्पष्ट आदेश दिए थे कि मंडियों के अंदर उठान के अंदर तेजी लाई जाए। बाकायदा डिप्टी कमिश्नर सर को ये आदेश दे दिया गया था कि जिस मंडी में कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से अगर कोई समस्या आ रही है तो स्थानीय स्तर पे डिप्टी कमिश्नर जो है उठान के लिए अपने इंतजाम करें। ये बाकायदा सीएम साहब ने आदेश दे दिए थे। चलिए इस पॉइंट पर भी आएंगे, इस बिंदु पर भी आएंगे कि नौबत क्यों आई, क्योंकि विपक्ष तो इसे लेकर भी घिरता है, उस पर बाद में चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ और भी तमाम दलों से जुड़ेंगे। जेजेपी की बात कर लेंगे। गुलिया जी, गेहूं खरीद के अलावा अगर गेहूं पर बोनस की बात करें, 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए, क्योंकि किसान पहले से काफी नुकसान में हैं। केंद्र की ओर से जो एमएसपी निर्धारित है उस पर राज्य सरकार 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे। आपकी पार्टी का क्या कहना है इस मांग को लेकर? ज्योति जी, देखिए, हम तो हमेशा इस बात के फेवर में रहे कि किसान को जितना ज्यादा दिया जाए तो सरकार की तरफ से वो भी कम है। हमारी तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं, देखिए सरकार की तरफ से छूट दी गई। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो केंद्र के अधीन होते हैं। हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र की सरकार से अपील करी कि हमारे यहाँ अब की बार ओलावृष्टि और बारिश से फसल खराब है तो किसान को छूट दी जाए। तो इस छूट को केंद्र की सरकार ने मंजूर किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के साथी आपत्ति कर रहे हैं, क्या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में केंद्र की छूट आने से पहले कोई छूट देगी? तो दे ही नहीं सकते, वो ऐसा कानून है, वो ऐसा प्रावधान है ज्योति जी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पूरा प्रयास किया। देखिए, अब आपत्ति कौन लोग कर रहे हैं जो 2-3 रुपए के चेक काटा करते थे ज्योति जी। हम लोगों ने किसान को 12 और 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया। देखिए, ये देने के बाद भी ज्योति जी हम एक चीज मानते हैं कि किसान के पूरे नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं सकता, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास किया गया कि मैक्सिमम उसको किसान को मुआवजे के रूप में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ राशि दी जाए ताकि किसान की भरपाई हो सके। लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो फसल अगर ओलावृष्टि नहीं होती, बारिश बेमौसम बरसात नहीं होती, तो किसान की जो फसल होती उसको कंपनसेट करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। क्या किसी पहले पूर्व की सरकारों ने इतना कंपनसेशन देने का काम किया था? नहीं किया था। आज नुकसान है किसान को, हम मानते हैं इस बात को, और शुरुआत में परेशानी हुई, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किए। केंद्र से भी रिबेट लाने का प्रयास किया और वो रिबेट आई भी, जो लस्टर लॉस का था उसको कवर करने का काम करा। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने केंद्र से अनुग्रह करके वो करवाने का काम किया। देखिए जो परेशानी जरूर है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है कि किसान के नुकसान को मिनिमाइज किया जाए। आज किसी को मिनिमाइज करने की है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक और आदेश सभी जिलाधीशों को, जो डिप्टी कलेक्टर हैं हरियाणा प्रदेश के जितने भी जिलों के, उनको एक आदेश जारी किया कि अगर उठान में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो ठीक रेट में प्राइवेट प्लेयर को गवर्नमेंट की तरफ से ठेका दिया गया तो है। उसे लेकर भी तो कहा जा रहा है ना कि जो टेंडरिंग करनी थी वो समय रहते नहीं की गई। जिन ट्रांसपोर्टर्स को टेंडर्स दिए गए हैं उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं, उनके नंबर को लेकर फर्जी नंबर की बात सामने आ रही है और उसी के चलते परेशानी हो रही है। नहीं ज्योति जी, उसकी जांच उसी के चलते लिफ्टिंग देरी से हो रही है। नेता विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें कोई बड़ा घोटाला भी हो, उसकी भी जांच की जरूरत है। ज्योति जी, लिफ्टिंग के लिए स्पष्ट रूप से आदेश सभी
जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। आप कहेंगी तो मैं आपको लिखित ऑर्डर भी दे दूंगा जिसमें नहीं, ये मुझे कहा गया कि जानकारी है वो इस बात के, दिए जा चुके। वो प्राइवेट प्लेयर से भी करा ले। अगर वो प्राइवेट प्लेयर से भी कराएंगे तो सरकार उसका भुगतान करने के लिए तैयार है। तो सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रयासरत है सरकार की कोई भी परेशानी किसान को ना आए। अगर कहीं से जिनको ठेके दिए गए हैं वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आरती भाई प्राइवेट प्लेयर से उसको उठवाएं, उसकी पेमेंट भी सरकार करेगी। चलिए ठीक है, इस पॉइंट पर चर्चा होगी। मनीष खटाना जी, सरकार का कहना है और यहाँ दोनों ही प्रवक्ताओं का, बीजेपी जेजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि बहुत अच्छे ढंग से खरीद हो रही है, अच्छे से लिफ्टिंग की जा रही है, अच्छे से भुगतान हो रहा है समय रहते। तो हुड्डा साहब को अच्छा कुछ नजर नहीं आता क्या? या केवल नेता विपक्ष है तो खामियां ही देखेंगे, अच्छे की तारीफ नहीं करेंगे? नेता विपक्ष की जिम्मेवारी हरियाणा की जनता ने उन्हें सौंपी है और हरियाणा की जनता के सवाल पूछना, हरियाणा के किसान का दर्द साझा करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी है। और हुड्डा साहब आज हर मंडी में खुद पर्सनली जा रहे हैं, हर मंडी का वो दौरा कर रहे हैं, हर किसान के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं। और जो सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जो सरकार मुआवजे की बात कर रही है, जो सरकार उठान की बात कर रही है, जो सरकार लिफ्टिंग की बात कर रही है, सरकार एक बात तो प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि जी नुकसान हुआ है, बारिश आई है, किसान की कमर टूटी है। जब किसान की कमर टूटी है तो प्रदेश में, जहां देश में 70% से ज्यादा की आबादी किसानों पर निर्भर है, तो मुझे भी लगता है कि सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार को समय पर उनका उठान करना चाहिए, समय पर लिफ्टिंग होनी चाहिए, समय पर उनका मुआवजा देना चाहिए। सरकार को आज तक कभी इनका पोर्टल बंद है, कभी मंडियों में बाहर जाना नहीं है, कभी मंडियों में रखने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जो सरकार पिछले 8-9 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने जा रहा है। हुड्डा साहब जो कि किसान, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना होके फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने हमेशा किसान के लिए काम किया। जब हुड्डा साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली कलम से 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ करे। उसके बाद कृषि का जो इनका जो था अपना, जो इन्होंने रखा था, उसके ऊपर इन्होंने ब्याज रहित उसका ब्याज माफ करने का काम करा। उसके बाद कॉर्पोरेटिव जो इनके कर्जे थे उसको माफ करने का काम करा और किसानों को बहुत सारी सहूलियत देने की काम करी। इस सरकार ने लगातार किसान को मारने का काम करा। जीएसटी किसान पे लगाई गई, डीजल पे सब्सिडी हरियाणा में हुड्डा साहब ने दी, उसको खत्म करने का काम करा। ऐसे बहुत सारे कृषि का जो उत्पादन में जो आपका जो खाद का कट्टा आता है, खाद के कट्टे का साइज घटा दिया, वजन घटा दिया और दाम बढ़ा दिया। अगर आज हुड्डा साहब 500 रुपए की मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर आप 500 रुपए अगर मुआवजा देते हो तो किसान भी आपके साथ है। तो हुड्डा साहब तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी वाहवाही के लिए काम कर रहे हैं, आपको मुआवजा देना चाहिए। हुड्डा साहब जब हरियाणा में थे, जब 2014 में सरकार गई तो 60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 4,15,000 करोड़ का कर्जा है। जब हरियाणा में इतना कर्जा हुआ, ना तो उसमें कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना उसमें कोई हॉस्पिटल बने, ना कोई मेट्रो हुई, ना कोई रैपिड मेट्रो, जब इतना कोई काम ही नहीं हुआ, उसके बाद अगर हरियाणा पे लगातार आपने टैक्स की मार डाली, आपने उनके ऊपर अतिरिक्त कर लगाने का काम करा, हरियाणा को कर्जे में डुबाने का काम करा, और आज मात्र अगर हुड्डा साहब 500 रुपए की बात कर रहे हैं तो ये बार बार कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ये गलत कर रहे हैं, हुड्डा साहब विपक्ष में है, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए हुड्डा साहब खुद मंडियों में जा रहे हैं, आप लोग धरातल पर जाकर धरातल की जो रिपोर्ट है। नहीं, सरकार तो ये कह रही कि 2 रुपए का मुआवजा देने वाले, अब राजनीति कर रहे हैं मंडियों में जाकर। ज्योति जी, आप लोग कितना बोनस देते थे? जो 2 रुपए की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने अंतिम बोनस चुनाव में जाने से पहले कितना दिया था? ये वो लोग हैं जिनको 5 रुपए के चेक पे इनके कृषि मंत्री कहते थे कि मेरा नाचने का मन करता है। ये वो लोग हैं। तो ये किसान की बात ना करें जिनकी सरकार में 750 किसान सड़क पर शहीद हो गए। इनसे तो मेरा सवाल है ही नहीं, मेरा आपसे है, आप लोगों ने कितना बोनस दिया था? नहीं जी, उस हिसाब से और मुआवजा कितना देते थे हुड्डा साहब 2014 से पहले? 2014 से पहले जो महंगाई का आंकड़ा था, जो आज 1200 रुपए का सिलेंडर था, उस समय 400 रुपए। चलिए, महंगाई पर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे जो नंबर पूछ रही हूँ, मैं जो आंकड़ा मैं पूछ रही हूँ, बता दीजिए। 8 से 10 हजार रुपए का मुआवजा था, जो आज 12 से 15 कहते हैं, जिसको 12 देते हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, झूठ बोलने का आतरे साहब कोई काम नहीं है। 6,000 की बात, कहीं 10,000 की बात। हालांकि हुड्डा साहब का भी कहना है कि 10,000 हम खुद करके गए थे। वो तो 10,000 करके गए थे, और महंगाई में उस समय 400 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए डीजल था, सरसों का तेल 100 रुपए था। आज सभी चीजें लगभग डबल, ट्रिपल और 4 गुनी हो चुकी हैं। तो उस हिसाब से अगर किसान के मुआवजे की मांग हुड्डा साहब कर रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता वो कोई गलत है। और किसान जो देश का पेट भरने का काम करता है, अगर 500 रुपए आप उसको अगर दे भी देते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार के प्रवीण खजाने अत्रे में जी कोई कुछ फर्क कहना पड़ेगा। चाह रहे हैं। अत्रे साहब देखिए, ये भूपेंद्र हुड्डा भी दावा कर रहे हैं कि हम 10,000 करके गए थे। नहीं, देखिए ऐसा है, हुड्डा साहब के टाइम पे मुआवजा था 6,000 रुपए प्रति एकड़। गोहाना में चुनाव से पहले हुड्डा साहब ने एक रैली की थी, बिल्कुल, वहां पे उन्होंने कुछ वायदे किए थे कि उनमें अगर 10,000 मेरी सरकार आ गई तो मैं आपका मुआवजा 10 भी नहीं था, वो 9,000 था। उन्होंने घोषणा उस वक्त की थी, मैं 9,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा कर दूंगा, बिल्कुल। लेकिन जनता ने उनका विश्वास नहीं किया। मुआवजा उनका 6,000 रुपए प्रति एकड़ था, पहली बात। दूसरी बात, मित्र ने यहाँ पे सब्सिडी का जिक्र किया किसानों को। 2014 में हुड्डा साहब जो बिजली सब्सिडी किसानों को देते थे वो 4,853 करोड़ रुपए थी। वर्तमान सरकार देती है 6,720 करोड़ रुपए। इससे पता लगता है कि हुड्डा साहब कितनी सब्सिडी देते हैं। बात आ जाती है महंगाई की। 2014 में यूरिया का कट्टा 270 रुपए 50 पैसे का था, आज यूरिया कट्टा 266 रुपए 50 पैसे का है। कहाँ दाम बढ़े? तीसरी बात, ये कह रहे वजन कम कर दिया। वो वजन की बात नहीं करेंगे। मैं अभी देखिए, एक और इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की जिसका आपने भी जिक्र किया, मुआवजा। सबसे बड़ी चीज, जब मुआवजे का आप जिक्र करते हैं तो ये तर्क लेके जाते हैं महंगाई पे। मतलब क्या कि किसान को क्या मुआवजे की जरूरत नहीं थी। 125 करोड़ रुपया कपास का मुआवजा सफेद मक्खी की वजह से खराब हो गई थी हिसार और सिरसा। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो 125 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया किसान को। हमारी सरकार आई, हमने आके वो मुआवजा दिया जो हुड्डा साहब ने दिया नहीं था, छोड़ के चले गए। हुड्डा साहब की जब सरकार रही है, हुड्डा साहब ने 10 साल के कार्यकाल में आपदा प्रबंधन में 1158 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था टोटल 10 साल में। वर्तमान सरकार में कई बार चर्चा में कह चुका हूं, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा पिछले 8.5 साल में दे चुकी है किसान भाइयों। सबसे बड़ी बात, किसान की खेती, हम सब जानते हैं किसान की खेती बड़ी जोखिम भरी होती है कि हमें मौसम के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, मौसम खराब हो जाता है तो किसान का नुकसान हो जाता है। इस बात की चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। ये कहते हैं हुड्डा साहब जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं है, फार्मर चीफ मिनिस्टर है। हैरानी इस बात की है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी खेत में नहीं गया, जिसने कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया, जिसने प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे कारोबार किया, उनका व्यापार था, पूछ लीजिएगा हुड्डा साहब से, और वो आदमी 70,000 एकड़ किसानों की जमीन CLU के नाम पे लूट के बिल्डरों को दे देता है, उसको तो बताते हैं फार्मर चीफ मिनिस्टर। वर्तमान मुख्यमंत्री मात्र 3 एकड़ का किसान, जिसने खुद खेती की है, किसान की समस्या को समझता है, इसलिए किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के अत्रे लिए। साहब, आपको पता है हुड्डा साहब ने खेती नहीं करी है? हुड्डा साहब किसान नहीं है। दावे से कहता हूँ उन्होंने खेती नहीं की है। जयपुर के अंदर कॉलोनी काटी थी, पूछिए हुड्डा साहब से। आपको हुड्डा साहब के खेत जोतते हुए वीडियो भेज दूं? जो बातें कह रहा हूँ यहाँ पे, जो जमीन उनके नाम है, हुड्डा उनके साहब दादा किसान थे, परिवार क्या से वो तो आपको आते भेज हैं, दूं? किसान परिवार से तो आते हैं, उन्होंने खुद खेती की नहीं की, वो अलग बात हो सकती है। कितने एकड़ के मालिक है, उन्होंने खुद जुताई और बुआई का काम करा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भेज देता हूँ। कम से कम हुड्डा साहब के लिए ये तो मत कहिए कि हुड्डा साहब किसान नहीं है, किसान परिवार से नहीं है। हुड्डा साहब किसान परिवार से हैं। हुड्डा साहब उस परिवार से हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है। तो इनको सचुप कराइए, जो कि ये बीच में जब बोलना शुरू करते हैं। जी प्रवीण जी, आप तो बात, कम से कम अत्रे साहब कम से कम झूठ तो ना बोले आप। मैं बता रहा हूँ भाई, सुन लो ना, आप बात जल्दी पूरी मैं कीजिए। वीडियो साझा कर देता हूँ आपके साथ। मेरा केवल ये कहना है कि व्यक्ति भले ही किसान परिवार से संबंधित हो, लेकिन चांदी का चम्मच मुंह में पैदा लेके होने वाला व्यक्ति क्या किसान की समस्या को चांदी का चम्मच मुंह में पैदा होने वाला व्यक्ति आज किसान का दर्द समझने के लिए मंडी में है? क्या आपका मुख्यमंत्री कोई मंत्री मंडी में गया? क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री? मनीष जी, आप सुनिए एक बार। प्रवीण जी, आप भी बात जल्दी पूरी कीजिए, फिर पंजेटा जी इंतजार कर रहे हैं। मैं देखिए, खत्म कर रहा हूँ। जी, राकेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि जब हुड्डा साहब स्वयं मुख्यमंत्री थे, धान की MSP बढ़ाने की बजाय उस तत्कालीन सरकार ने 2009 में 10 रुपए घटा दी थी। हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर धान की वैल्यू कितनी थी? 1310 रुपए। आज धान की कीमत क्या है? गेहूं की लास्ट कीमत कितनी थी? इनसे पूछिएगा मित्रों से, 1350 रुपए। बाजरा कितना था? 1250 रुपए। आज की क्या कीमत है उसकी? इतनी MSP किस सरकार ने बढ़ाई? किसान क्या पैसा 4 रुपए किलो अगर गेहूं बढ़ा है तो 400 रुपए महंगाई बढ़ गई। ठीक है, मैं अभी आप दोनों सुनिए, मनीष जी आप भी सुनिए, प्रवीण जी। फसल का एक दाना MSP पे सरकार खरीद रही है। ठीक है, साहब ने क्यों नहीं खरीद ली थी? ठीक है। 2014-15 में कितनी गेहूं खरीदी थी हुड्डा साहब ने? पूछिए। चलिए, तमाम सवाल इनसे पूछे जाएंगे। अभी मैं इन्हें से सवाल कर लूं। किसान और जवान और खिलाड़ी तीनों ही खुशहाल थे। ठीक है मनीष जी, अभी तीनों ही बदहाल है। अभी आप भी सुनिए। ऐसी सत्ता में आते हैं, भूल जाते हैं किसान को, सब इनको याद नहीं आता किसान। प्रवीण अत्रे जी सुनिए, अभी आप। लोग किसानी का ड्रामा। रजत पंजेटा जी,
चौटाला सरकार भी किसान कबीरे की सरकार होने का दम भरती थी, हुड्डा साहब भी किसानों की पार्टी होने का भी कांग्रेस दम भरती, और अब इन करीब करीब 9 साल में सरकार ये कहती है कि ऐतिहासिक काम किया गया है किसानों के लिए। 2022 को लेकर तो दावा ये भी था, वादा था कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है जिसमें एक तरफ गेहूं खरीद है, दूसरी ओर जो कुदरत की मार झेल रहे किसान के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, इनेलो कैसे देख रही है खरीद की तैयारियों को भी और मुआवजे को लेकर जो गिरदावरी का सिस्टम है और मई तक का जो वादा है उसे? देखिए ज्योति जी, आपके सभी सवालों का उत्तर दूंगा। यहाँ रेट की बात हो रही थी, सबका रेट गिनाया गया कितना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस हमारे समय में जो मुआवजा मिलता था उस समय किसान को उस मुआवजे में 1 तोले सोना आ जाता था और उसके 1800 रुपए बच जाते थे। अगर आज 62,000 का रेट है, आज करा दो आप 1 तोले सोना किसान का, करा दोगे? मुआवजा 15,000 है ना, आ जाएगा क्या? क्या उस समय क्या तुलना हो थी। क्या ये तुलना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब किसान को उस मुआवजे में 1 तोले का सोना आ सकता है, 9 रुपए 90 पैसे 80 पैसे 70, 9 रुपए से शुरू हुआ, 9 रुपए 80 पैसे 70 पैसे, एक 1.5 रुपए भी बढ़ता था ना, तब आंदोलन हो जाते थे इस देश के अंदर। और यही रेट था डीजल का। आज क्या है डीजल का रेट? रशिया से इतना सस्ता तेल लिया इन्होंने इतने टाइम जब तक यूक्रेन वॉर चलती रही, 1 रुपया भी कम किया किसान का? आप बताओ कुछ किया हो तो? कौन चीज सस्ती है, एक चीज सस्ती बताओ कोई? कॉफी सस्ती हुई, कुछ नहीं बोलेंगे। सिगरेट, ब्रेड, दूध, हर चीज पे तो जीएसटी है, फर्टिलाइजर। बीच में इन महानुभाव को बोलो, बीच में मैं इनके समय में नहीं बोला। नोट करते रहे, नोट करते रहो और बाद में बोलना। डिबेट को डिस्टर्ब ना करो, सारी डिबेट खराब हो जाएगी। मेरे आधे घंटे बाद नंबर आया। आप अपने पॉइंट नोट करो। अब बात आती है, आप बीच में ना अत्रे जी, मैं आपके समय में नहीं बोला ना अत्रे जी, आप नोट करो। आपको जो बोलना है, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। प्रवीण जी सुनिए, अभी इनके जज्बात नहीं, आपको अगर कुछ जी आपको कुछ कहना कि इनके बाद आपको टाइम दिया जाएगा सर। ये क्या मेरा तो जो कहूंगा वो तो चाहते ही नहीं समझ में आए, पब्लिक की तरफ बात भी जाए। अब मैं शुरू करता हूँ इनकी सारी बात। समझाओ। ये कोई आपने कोई वो थोड़ी ना हर चीज पे दाग देनी है आपने, जो मैं बोलूंगा सेंटेंस के ऊपर टोकना। मैं आपकी परमिशन से थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ। अरे भाई मैं पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूँ, आपको थोड़ी ना एड्रेस कर रहा हूँ। आप टोका टाकी यूज कर रहे हो बीच में। हम भी समझना चाहते हैं, समझाओ। आज समझाता हूँ, अच्छी तरह समझाता हूँ अभी आपको। अभी आपने बात करी वैल्यू कट की। वैल्यू कट पहली बात तो उन्होंने लगाया ही क्यों जब मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर इन्होंने बात करी कि दाना दाना खरीदेंगे। दाना दाना खरीदने की हकीकत आपको आज बता देता हूँ। हर मंडी के अंदर झरना कहते हैं उसे, झरना लगाया जा रहा है। 1500 रुपए किसान से लिए जाते हैं। झरने के अंदर सारा छोटा टूटा दाना जो है वो झड़ के नीचे आ जाता है, जो हर किसान का कम से कम 250-300 किलो के आसपास क्विंटल लगाए तो 4, 5, 3, 4 ऐसे एवरेज क्विंटल वो दाना वहीं रह जाता है। लेबर ट्राली खाली करके उतार के चली जाती है, वहां अनाज पड़ा रहता है, झरना लग जाता है। आड़ती जो है जो भी खरीद कर रहा है वहां पे, वो जो अच्छा दाना है, मोटा दाना है, उसी को है, वो वहीं पे पड़ी है। अगर लेबर चली गई तो लेबर दोबारा आएगी कहां से? अगर कोई बुलवा सकता है दोबारा इतना डीजल का ट्राली लगा के खर्चा करा सकता है, नहीं तो वो जो किसान है वो मंडी में छोड़ के जा रहे हैं, वो या तो आड़ती का, सरकार का है, वो किसका है। वहां ये कहते हैं ना दाना दाना खरीदेंगे, तो ऐसे चपट लगाई जा रही है किसानों को। अब बात आती है, अभी इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को ले लेंगे। ये सारा ई टेंडरिंग का, जब आप कहते हो ई टेंडरिंग, तो आखिरी वक्त पे आप आके अगर ऐसी हरकतें सिर्फ कमीशन खोरी के लिए, बारदाना क्योंकि आता है वेस्ट बंगाल, वहां कमीशन खोरी, नए वाले जो है कट्टे उनके अंदर अपने लोगों को वो देर से पहुंचा। उसके बाद अब बात आती है प्राइवेट प्लेयर्स को। ये क्यों भैया? आपको पहले नहीं पता था? पहले 6-6 महीने पहले, नोट करें परवीन अत्रे जी, आएंगे अपनी जानकारी के लिए, 6-6 महीने पहले टेंडर हो जाते थे उठान के। 6-6 महीने पहले की स्टोरेज के उठान के 6-6 महीने पहले टेंडर, जो आज अभी तक टेंडर नहीं हो रहे हैं ना। उसके बाद ना तो इनकी अभी कितनी 10% गिरदावरी हुई है, किसी को कुछ नहीं मिला। जब फसल कट गई अभी कहते हैं असेसमेंट करेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं नुकसान ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी किसी को जे फॉर्म इश्यू नहीं हुआ है, के फॉर्म नॉन पेमेंट का रिलीज किया इन्होंने। लिफ्टिंग एकदम इनकी स्लो है, वो भी इनकी विफलताओं की वजह से।
उसके बाद सुपर सीडर की जो पराली लगी हुई पराली जो नहीं काटता किसान, उसका 1000 रुपए मैंने एक डिबेट में पहले ही पूछा था, हर प्रति एकड़ का इंसेंटिव था, आज तक किसी को वो इंसेंटिव नहीं मिला। उसके बाद 1 अप्रैल से जब पहली बात तो जब मंडियां बनाई किस लिए है? खरीद के लिए। ये क्या विधानसभा है जो 1 तारीख से, आप 1 तारीख से पहले करा दीजिए, बोलिए किसान को लेके आइए, हम उठाएंगे सारा का सारा। और 1 तारीख के बाद भी कब शुरू हुई है? 12-13 तारीख के बाद खरीद नॉर्मल शुरू हुई है। उसके बाद 2 बार बरसात पड़ रही, उसके बाद ये सरकार कहती है, कंपैरिजन करती है किसानों के ऊपर। अब आप एक बात बताइए, शमशान घाट तक के वहां जब वो वहां मुर्दा जला पड़ा है, वहां राख उड़ रही है, वहीं पे अनाज पड़ा है, अनाज लोग पूजा में रखते हैं, कोई उसका खाना बनता है, क्या कोई ऐसे खा ले? क्या पुख्ता इंतजाम है सरकार के? देखिए सरकार को क्या पहली बार ही खरीद रही है? सरकार को पता नहीं है कि कब कितना आएगा? उन्हें अच्छी तरह पता है। आगे किसान को गन्ना बोना है, उसे खेत खाली चाहिए। खेती पोर्टल से नहीं होगी, खेती तो किसान अपने हिसाब से करेगा जो सालों से करता है। या तो कोई नया सिस्टम हो, मेथड हो, वो परवीन अत्रे जी ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। कोई नया मेथड है तो परवीन अत्रे जी बताएंगे कि पोर्टल से खेती हो। एक ट्राली के अंदर 1 या 2 क्विंटल जैसे गेट पास इश्यू किया करते थे, एक ट्राली के अंदर इनसे पूछो कि कितना क्विंटल आता है। जो बड़ी ट्राली एक्सटेंडेड उसमें कितना क्विंटल आएगा और एक ट्रॉली में कितना अनाज आता है, इनसे पूछ लो कितना क्विंटल आता है। बात गोलमोल जरूर करेंगे लेकिन उत्तर इनके पास अभी भी नहीं होगा। लेकिन इनका क्या सरकार का काम है? गेट पास इश्यू कर दो, 1 क्विंटल 2 बोरी लिया भाई, 2-3 कट्टे डाल के लिया एक ट्रॉली के अंदर। ऐसे नहीं होती पोर्टल से। और ये कहते हैं 72 घंटे में, अभी तक तो किसी की पेमेंट हुई नहीं। 1 तारीख से था, 72 घंटे तो कभी के हो गए, किसी की पेमेंट हुई है? व्यक्ति की नहीं हुई। पहले कहते हैं पहले मंडियों में ना रात को 12:30 बजे भी किसान जाएगा, आज पैसे लेके जाएगा हाथ में। और अगर आड़ती कभी लेट करता है पेमेंट, 18% ब्याज देता है आड़ती भी। सरकार नहीं देती इतना ब्याज जितना आड़ती देता है। आज इनके हाथ पैर खुल गए, कहते हैं ना आड़तियों को, ये अब आड़तियों के भरोसे है। ये जो प्राइवेट सेल्स है ना, आप आड़ती को कहा जा रहा है। ठीक है, जो डीसी है वो मंडियों में जाके कह रहे हैं। गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवीण जी को भी कुछ कहना है, लेकिन मैं राकेश जी चूंकि काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे पहला उत्तर ले लूं। राकेश बैस जी, जो बार बार नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं, सड़कों तक पर गेहूं डाला जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं, आप बताएं क्या सच्चाई है? ज्योति जी, मैं यहाँ डिबेट पे आने से पहले मंडी के अंदर गया। वहाँ पे जो मुझे आज शिकायत मिली कि उठान के नाम पर 7 रुपए कट्टा रिश्वत मांगी जा रही है, 7 रुपए कट्टा। मैं परवीन अत्रे जी मेरे बड़े भाई हैं और काफी लंबे टाइम से डिबेटें जो हैं करते रहे हैं हम। और आज इनके विधायक, जेजेपी के विधायक श्री रामकरण काला जी भी वहाँ पे मीटिंग में आए। आरती भी साथ थे, मंडी अधिकारी साथ थे, खरीद एजेंसी के अधिकारी साथ थे और हम भी वहां मौजूद थे। और उठान को लेके आज मंडी के अंदर अभी तक 50% अनाज पड़ा है। अच्छा। और मैं आज जब हमने वहां पे उठान की व्यवस्था की तो आज जो 14 और 15 तारीख की जो खरीद की गई थी उसकी उठान की बात वहां पे की गई है कि पहले इनका नंबर आएगा, उसके बाद आगे ट्रिक नंबरवार चलेगी। ये तो है ग्राउंड की सच्चाई। दूसरी बात, अभी बोनस की बात की जा रही थी, शायद मेरे मित्र सारे भूल गए हैं कि केंद्र सरकार में जब मोदी सरकार आई थी केंद्र में, तो आते ही उन्होंने चिट्ठी जारी की थी कि कोई भी प्रदेश सरकार अपनी तरफ से बोनस नहीं देगी। ये सारे मित्र भूल गए हैं शायद उस चिट्ठी को कि प्रदेश सरकार तो बोनस दे ही नहीं सकती जब तक वो नहीं तो वो जितना अनाज पैदा करेगी खुद व्यवस्था करेगी खरीद का। ये हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह से जो किसान को दबाया जा रहा है। उसके बाद 3 कानून ला दिए, उसमें जो आपने आंदोलन देखा जो हमारा 1 साल से ज्यादा चला, वो किसान आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ करते रहे, जेजेपी सरकार के खिलाफ करते रहे। और तीसरी बात, अभी परवीन अत्रे जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी बात कही कि सत्ता में आने के बाद किसान को भूल जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई कही उन्होंने, ये भी भूल गए। सत्ता में आने से पहले तो जींद की महापंचायत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे थे, आती भूल गए। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपने अभी बात की कि क्या बाजार भाव से तुलना की जा सकती है। अरे भाई, किसान अनाज बेच के बाजार में सामान खरीदने तो जाएगा। यदि बाजार भाव से उसके सामान की तुलना ना की गई, तुलने के भाव से अभी मेरे भाई रजत जी तुलना कर रहे थे, और इसी तरह खाद की है, इसी तरह डीजल की है। यदि इस तरह बाजार भाव से तुलना नहीं की गई तो उसका तो अनाज भी उसमें हो गया, आधे रेट का हो गया। तो कहाँ किसान को राहत मिली गई, कहाँ किसान को राहत दी गई? सरकारें केवल किसान के नाम का यूज करती हैं, भी किसान को हम बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे आसान करते हैं किसान के ऊपर बड़ा बड़ा कि हमने ये हमारे राज्य में ये हो गया, पर वास्तव में किसान नीचे क्यों जा रहा है, ये सोचने का विषय है। ठीक है।
मैं प्रवीण अत्री जी से एक बात करूंगा कि आलू की फसल बिक चुकी है और काफी डाउन बिकी है। भावांतर योजना सरकार ने लागू की हुई है, रेट में डाउन दीजिए 50 पैसे और 1 रुपए। भावांतर योजना आपने लागू की हुई है और भावांतर योजना के अभी तक किसान के खाते में पैसे नहीं डले हैं। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए फसल बिके को। केवल आंकड़ेबाजी में केवल ठीक है राकेश जी, अभी आप रुकिए। प्रवीण इत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, तो शायद मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं होगा। हमें वास्तव में आज प्रवीण जी, शुरुआत में आपने जब ये तुलना कर रहे थे रजत जी, आपको किस बात से आपत्ति थी? इनके बाद आपके पास आते हैं गुलिया जी। जी मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो पहले तो ये तुलना जब कर रहे थे ना, तो इन्होंने सोने की तुलना गेहूं से की है। और ये जो अब तथाकथित किसान हितैषी लोग है ना, जो जब सत्ता में नहीं होते, अत्री जी आप डीजल की कर लो, इनका दर्द जो आप डीजल की कर लो, आप के लिए कितना है, की कर लो, आप किसान के जो औजार है उसकी तुलना कर लो, आप तुलना करोगे। राकेश भाई सुन ले, सारे सवालों का जवाब दूंगा। अब ये नहीं, आप तुलना तो करोगे, ये तुलना भी कब करते हैं? किसान गरीब है, उसकी तुलना तो करोगे। बीच में रुक जाए यार, अब रुक जाए यार। अब सुन लीजिए तुलना राकेश। कब करते हैं? जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको तुलना समझ में आती है। फिर ये गेहूं की तुलना सोने से करते हैं, जबकि जो लोग अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं वो समझते हैं कि बाजार में कीमतें डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। ये अर्थशास्त्र का एक बेसिक पैमाना है। सोना एक ऐसी धातु है जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत रेयर होती है। उसकी रेयरिटी की वजह से उसकी जो है डिमांड भी ज्यादा होती है और अवेलेबिलिटी कम है, तो इसलिए उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, ये राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर का विषय नहीं है। तो जो व्यक्ति सोने और गेहूं की तुलना करता है तो आप समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति के मन में किसान के लिए पीला सोना ही है गेहूं। अत्री जी, किसान के लिए पीला सोना है उसकी फसल। इसलिए सोना और एक IAS अफसर की तनख्वाह 15 से 18,000 भाई पंखा से कंपेरिजन करो। सरकारी तनख्वाह क्या सरकारी 15,000 रुपए 15,000 रुपए तनख्वाह, आज 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह है। किसान को आपने ये चिकनी टुकड़ी ये नहीं, ये सब आपका बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल कर दिया आपने। जब आपके पास कोई जवाब नहीं है आप ये क्या तर्क दे रहे हो? आप ये सरकार के अगर मेरे पास जवाब नहीं है जनता समझ जाएगी। दोस्त, मेरे पास जवाब नहीं होगा तो जनता समझ जाएगी। अत्री जी समझ नहीं आ रहा ठेका कितना है आज? दोनों ये ठेका कितना है आज? आप ठेका बताओ कितना है, किसान का पट्टा कितना है? क्यों होने लगा? पट्टा बताओ आप। सुन लीजिए। अरे भाई सुन लो यार। अब देखिए दूसरी बात। अत्री जी आप राउंड अप रेट बता दें। आपको जवाब नहीं है, 60,000 रुपए ठेका है, 65,000 रुपए ठेका है, 75,000। पंडिता जी आप सुन लीजिए, अभी सुनिए। सवालों का जवाब दूंगा। ये मेरे बीच में क्यों बोले थे ज्योति जी से? जब आदत नहीं है सुनने के बीच में तो ये आपके बोलने से रुक गए थे, इन्होंने आपको सुना था। अब देखिए, INLD की बात जवाब देता हूँ पहले। तो INLD के प्रवक्ता यहाँ पे जो किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए जब ये 6 साल सत्ता में रहे, कितने साल इन्होंने किसान का बाजरा खरीदा, कितने साल इन्होंने किसान की सरसों खरीदी, हमने तो राजस्थान का भी खरीदा। अरे मुझे पता है भाई, बता देता हूँ। आपने आखिरी साल के अंदर 2003 में ड्रामा किया था बाजरा खरीदने का। गलत बोल रहे हो, हमने बीच में भी खरीदा, हमने भिवानी में खरीदा, मेंदरगढ़ में खरीदा। गलत बोल रहे हो, आपको जानकारी नहीं है तो आप झूठ बोलते हो और जनता मान लेती है। क्या बात करते हो? हमने दाना खरीदा, हमने सरसों का बाजरा का दाना खरीदा, लाहौर में खरीदा। और बताओ, अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो यार? क्यों झूठ बोलते हो? ऐसा झूठ बोलते रहते जी। एक आपसे ये कि हर डिबेट में आके आपके फैक्ट चेक करें। नहीं पंडिता जी, देखिए बाजरे की सरकारी खरीद तो नहीं, बाजरे की सरकारी खरीद तो मनोहर सरकार में ही सुचारू रूप से हुई है। मैं बताता हूँ 800 रुपए कम में बिका बाजरा। बाजरे की सरकारी खरीद तो मनोहर सरकार में, आप बाजरे की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, जौ की बात करें। सुन लो, 750 रुपए कम खरीदा बाजरा। आपको क्या पता है? MSP से 750 रुपए कम खरीदा उन्होंने बाजरा। आपको पता है बावनसर के बाद भी 750 का नुकसान है। क्या बात करते हैं? 1200-1300 रुपए रेट को वोट बैंक। उसके बाद 172 भरपाई। किसान के इतने कुछ किया होता तो ये स्थिति ना होती। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी चर्चा को थोड़ा फटाफट हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि देखिए आप प्रवीण अत्री जी और पंडिता जी, अजय जी काफी देर से, अजय जी आपको ई टेंडरिंग वाली बात पर कुछ कहना था?
नहीं, मैं 1 मिनट ज्योति अपनी बात पूरी करूं। ठीक है, जल्दी से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र हुआ यहाँ पे, राकेश जी ने जिक्र किया। राकेश जी कहते हैं कि जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं की। अब इस सच को भी समझना पड़ेगा। MS स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट सबको पता है 2006 में आई थी, कांग्रेस ने लागू नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 201 सिफारिशें हैं राकेश जी उसमें, और इस सरकार ने वो रिपोर्ट लागू की है। लेकिन विषय कहा जाता है, विषय आ जाता है कि MS स्वामीनाथन ने 3 कैटेगरी बनाई, A2 प्लस FM और तीसरी C2। इस सरकार ने A2 FM को लागू किया, मतलब किसान की मात्री जी, मेरा ख्याल है आपकी बात से, अरे सत्ता में आने से पहले आप जीत की पंचायत में ठीक है सर, आपकी बात हम तक आ गई है। राकेश जी आप भी सुने, सरकार कहती है कि हम तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशें मानी जा चुकी हैं, सरकार का ये दावा रहता है। यही कह रहे हैं प्रवीण जी। लेकिन जो पेच फंसा के वो सीटू पर बात अड़ी है, सीटू पर। ठीक है सर, मेरी मजबूरी को आप समझिए अभी। नहीं, हम आपकी मजबूरी समझते हैं ज्योति जी, मगर C2 + 50 जो इनपुट कॉस्ट है ना, वो ही नहीं ले रखा। ठीक है, मैं तो खुद ही बात कह रही हूँ ना कि C2 वाली जो बात है वहाँ पेच फंसा के उसी को लेकर किसान बार बार कहते हैं। अजय जी ठीक है, प्रवीण जी आप सुनिए सर, अभी आप सुने, अभी पंजेटा जी आप भी और राकेश जी आप भी सुने अभी। अजय जी आपको लिफ्टिंग वाली बात से, ये MS स्वामीनाथन ने कहा है, ई टेंडरिंग वाली बात से किस बात से आपको आपत्ति थी जब पंजेटा जी ने कहा कि पहले क्यों नहीं टाइम रहते टेंडरिंग की गई और क्यों नहीं ढंग से लिफ्टिंग हो पाई, क्यों प्राइवेट लोगों से बाद में उठाने की नौबत आई? क्या नहीं, देखिए ज्योति जी इसमें छूट की बात थी। अगर वहाँ परेशानी आ रही है, देखिए कोई भी चीज जीवन में परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर सरकार की तरफ से प्रयास करने के बावजूद भी अगर किसान को परेशानी आ रही थी तो सरकार ने छूट दी, रिबेट दी। अब ये लोग कह रहे हैं कि पहले किसान अपने पैसे के लिए तरसता था, इनको किस बात की आपत्ति? आज किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, इनको इस बात की आपत्ति है क्या? क्या पूरे नहीं 7 रुपए क्विंटल वो जो ले रहे हैं आपके ठेकेदार, उनकी उठान के नाम पे ले जो ले रहे हैं, के खाते में सीधे पैसे आपके विधायक बैठे हैं, आपके विधायक मिलता था, आप लोगों की 15 दिन में मिलता, तभी तो बैंकिंग सिस्टम में अब उसके ट्रांजेक्शन के पैसे लगते हैं, अब उसको निकलवाने के पैसे लगते हैं, अब चेकबुक इशू कराने के पैसे लगते हैं। आप उसको बैंकिंग सिस्टम में लेके आए हो, पहले आधे घंटे में मिलता था, उसे डीजल का उधार देना है, लेबर देनी है। किसान का तो काम ही कैश है, क्या करोगे बैंकिंग सिस्टम का? किसान का तो काम ही कैश है, लेबर को पैसे देने हैं वो कैश में, डीजल का उधार देना है वो। पंजेटा जी मैंने अजय जी को समय दिया, और अजय जी अगर आप इतनी शांति से बैठ जाएंगे सर, आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है बोलने का। नहीं, कोई किसी को बोलने का टाइम देने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने पोर्टल को बैंकिंग सिस्टम। पंजेटा जी क्या ये बहुत अच्छा तरीका है? क्या ये तरीका है चर्चा का? ज्योति जी, ये पोर्टल से क्यों परेशान है ये समझना ही बड़ा जरूरी है प्रदेश की जनता को, क्योंकि प्रदेश के किसान की फसल खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन कुछ लोग बाहर से फसल लाके, सस्ता अनाज लाके किसान को मिलने वाला पैसा लूटते थे। लेकिन ठीक है, ये सरकार का पक्ष है, आप लोग बहुत बार ही कहते हैं। अजय जी अगर आप जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। पेट में दर्द होना शुरू हुआ, घोटाले में हुआ, बिल्कुल प्रवीण जी आप भी सुनिए सर, अभी सुनिए नहीं ज्योति जी, बोगस के प्रोक्योरमेंट दाल घोटाले में हुई, इसी सरकार ने दाल घोटाला कराया। सर ऐसे चिल्ली नहीं चलेगी। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा आप में से कौन बात कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, दर्शक क्या सुन पा रहे होंगे सर? क्यों समय की बर्बादी कर रहे हैं आप लोग? पंजेटा जी सर, क्यों समय की बर्बादी हो रही है? क्यों समय बर्बाद किया जा रहा है? क्यों नहीं हम विषय पर बात कर लें बारी बारी से, जिसको टाइम दिया जाए? मनीष जी बहुत देर से बहुत शांति से सभी को सुन रहे हैं। अजय जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ज्योति जी, हम आपके टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट इसलिए करते हैं कि किसान को सही जानकारी मिल सके। हाँ। सरकार की तरफ से क्या छूट है, सरकार की तरफ से क्या योजना है जिससे किसान को लाभ ले सके, लेकिन ये लोग जानते नहीं है। अब आप एक बात है, सरकार को लगा हमारे साले से क्या हो जाएगा, पंजेटा जी सर क्या
आप ऐसे देखिए क्या सोच कर आए हैं, आप किसी को नहीं बोलने देंगे, आप शुरुआत से सभी के बीच में बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ। अगर ये झूठ भी बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, दर्शक डिसाइड कर लेंगे। तो ये घबराते हैं। आपको किसी बात से आपत्ति है, अगर समय बचता कि आप अपने समय में बोलिएगा, अपने दिनों को याद करके और क्यों नहीं हम दर्शकों को डिसाइड करने दें कि कौन सच बोल रहे कौन झूठ बोल रहे हैं। आप जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। अजय जी, मैं आपसे पहले कह रही हूँ, आप इस तरह से चांद होंगे तो आप बात पूरी नहीं कर पाएंगे सर। नहीं ज्योति जी, हम लोग यहाँ बैठते हैं दर्शकों की सुविधा के लिए कि दर्शकों को सुविधा हो सके, उनको अपनी ठीक जानकारी मिल सके, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है। अब इनको आपत्ति इस बात से हो रही है कि किसान के खाते में सीधा पैसा क्यों जा रहा है। ठीक है। किसी को पूरे भारतवर्ष में हरियाणा में इस बात से आपत्ति हो सकती है कि किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, क्योंकि आज किसान सक्षम है, आज किसान अपनी जानकारी सरकार तक पहुँचाने के लिए सक्षम है, इसको किसी भी तौर की आवश्यकता नहीं है। इनको इस बात के लिए सरकार की वाहवाही करनी चाहिए। वो जो बार बार ये कह रहे हैं शमशान की रात, तुरंत हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया, कार्रवाई के आदेश दिए और कार्रवाई हुई। देखिए लापरवाही रह जाती है, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिव रहते हुए सरकार ने स्टेप लिया कि किसी प्रकार की कोई भी असुविधा किसान को ना हो। जो मंडी में अपनी फसल लेकर के आया है उनको सारी तरह की छूट हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दी। मैं इन सभी प्रवक्ताओं से जो इस सुविधाओं का या सरकार की पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं, किसी भी इनसे प्रदेश द्वारा शासित किसी सरकार में इससे ज्यादा अगर छूट दी गई हो या इससे ज्यादा कोई भाव दिया गया हो या हरियाणा प्रदेश से ज्यादा किसी प्रदेश में फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हो, तो ये उसकी जानकारी मुझे अपने आपके 3 चैनल पर देने का काम करें। ठीक है। एक भी प्रदेश में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, क्या हरियाणा से ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हो, क्या हरियाणा से ज्यादा भाव देने का ये लोग काम करते हो, क्या हरियाणा से ज्यादा लॉस में ये सुविधा देने का काम करते हो? एक भी प्रदेश का नाम ये मुझे बताएं आपके। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सरकार प्रदेश बता दिया चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए कोई वैल्यू कट नहीं है यूपी जी, कोई वैल्यू कट नहीं, ना कोई छोटा दाना ना कुछ भी नहीं है, इन्हीं की सरकार है। चलिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तो आप तारीफ कर रहे हैं रजत जी, जवान सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, हरियाणा खुशहाल राज्य है, हरियाणा खुशहाल है और हरियाणा दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर आर्थिक स्थिति में है, तो उम्मीदें भी ज्यादा हैं। हरियाणा किसान रो रहे हैं, इतना महंगा डीजल जीएसटी आपको नहीं किसान से किस्ती हो रही। मैं मनीष कटाना जी, हमने फसल खरीद को लेकर, लिफ्टिंग को लेकर, भुगतान को लेकर विस्तार से चर्चा की। आप मुआवजे को लेकर देखिए, अगर आप लोग नहीं रुकते हैं सर तो मुझे म्यूट करवाना होगा आप सभी को। मुझे जिससे मैं सवाल पूछूं उनके अलावा सभी को म्यूट करवाना होगा सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। प्रवीण अत्री जी सर सुनिए। ठीक है सर, मैं निवेदन आपसे कर रही हूँ, आप सुनिए। अभी मनीष कटाना जी, हमने फसल खरीद को लेकर पूरी प्रक्रिया को लेकर बात की, मुआवजे को लेकर अगर बात करें तो ठीक है, गिरदावरी, उसके बाद सरकार जब ये कह रही है कि मई तक मुआवजा दे दिया जाएगा, क्या ये इस तरह से समय निर्धारित कर कह देना कि हम मई तक या मई में मुआवजा देंगे, इस बात से कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? और क्या इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए कि सालों साल बहुत बार किसान परेशान होते रहे अलग अलग सीजन में, और इस बार सरकार का ये कहना कि हम मई तक मुआवजा देंगे? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज जो किसान के मुद्दे पे हमेशा अग्रणी रहता है, उसका धन्यवाद करते हैं कि आप जितने भी किसान के मुद्दे होते हैं हरियाणा के, उनको बहुत तेजी से उठाते हैं। और जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता हों चाहे जेजेपी के प्रवक्ता हों, जो बार बार 2004 की बात करते हैं, 2004 से पहले इनेलो की बात करते हैं, मैं एक बात करता हूं, पिछली सरकारों में जो भी रहा, पिछली सरकारों में जो भी हुआ, 2014 से लेकर 2023 लगभग 9 साल के कार्यकाल में क्या इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था? क्या लिफ्टिंग की स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए थी? क्या जो आप आज पोर्टल बना रहे हैं, जो जिसकी लगातार ये है कि पोर्टल बंद है, आज पोर्टल का सिस्टम फेल है, आज अपडेट नहीं हो रहा, आज ये हो रहा है, तो किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसान को बड़ा समय लगता है। और जहां बीजेपी ये बार बार कहती है कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे जिला प्रमुख है, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इतने लोगों की पार्टी होने के बाद भी अगर किसान मंडियों में परेशान है, मेरे भाई कह रहे हैं ठीक है जी मुआवजा मिल गया, मैं कहता हूं ठीक है मिल गया, आपकी बात को बड़ी करता हूं, 10 में से 6 को मिल गया, 5 को मिल गया, 4 तो बाकी है।
तो जो 40% किसान आज परेशान है, उसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप बार बार पिछली सरकारों पे जाते हो, आप अपने 9 साल का कार्यकाल गिनाएं, और जो आंकड़े मेरे बड़े भाई अत्रे साहब बार बार गिना रहे हैं, इस सरकार के आंकड़े पर ना हरियाणा की जनता को विश्वास है, ना हरियाणा के किसान को विश्वास है। हुड्डा साहब जो बार बार मंडियों में जा रहे हैं, जो मंडियों पे धरातल पर जाके जो बात कर रहे हैं, आड़तियों से कर रहे हैं, किसान से कर रहे हैं, अगर वो सरकार के संज्ञान में, अगर हुड्डा साहब सरकार के संज्ञान में किसान की आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, अगर किसान का दर्द दर्ज कराना चाहते हैं, तो इनको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि विपक्ष अपना काम बखूबी निभा रहा है, और सरकार जो पक्ष में है, सरकार को उसका काम करना चाहिए। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, पोर्टल की स्पीड तेज करनी चाहिए, सरकार को लिफ्टिंग करानी चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम तो सुझाव दे रहे हैं और सरकार को हमारे सुझाव मानने चाहिए, ये कह रहे हैं हम। ठीक है, अब आखिरी कमेंट संक्षेप में। ये जो बीजेपी सरकार है, इसमें सरकार में जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठा है। तो ये वो सरकारें हैं जो सिर्फ पूंजीपतियों और ऐसे घरानों की सरकार है, जो सिर्फ उन्हीं घरानों से चलती है। इनका ना किसान से कोई मतलब है, ना जवान से मतलब है, ना खिलाड़ी से मतलब अभी है। तो आपने कहा कि 10 में से 4 बचे हैं, उसमें हमारा सुझाव मान लीजिए। अभी आप कहते हैं कोई लेना देना है नहीं किसानों। मैं इनकी बात बड़ी करता हूँ कि इन्होंने मुआवजा दिया, एक मिसाल के तौर पर आपने कहा कि इन्होंने मुआवजा नहीं दिया, इन्होंने 2 दिया, 4 दिया, मैं इनको कहता हूँ 6 भी दिया। अभी 40% जो किसान रह ठीक गया, है, समय अभी नहीं है। राकेश जी आपको आखिरी कमेंट। रजत जी, टाइम अगर बचता है आएंगे सर, संक्षिप्त में। मेरी विनती, मेरी सरकार के मंडियों का उठान करवाएं, और किसान के खाते में मंडी में पैसा तब जाएगा जब वो गोदाम में लग जाएगा। मैं प्रवीण अत्री जी से विनती करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करके किसान का जो गेहूं मंडियों में पड़ा है उसका उत्पादन करवाएं। ठीक है, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ज्योति जी, पहले तो एफसीआई का ना सिर्फ ये पिछले 3 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, जो सरकार ने एफसीआई का 5.25 लाख करोड़ से, एफसीआई की सब्सिडी 5.25 लाख करोड़ से केवल आज 1.5 लाख करोड़ में। अत्रे जी का टाइम नहीं है पहले तो। दूसरा, जो इशू वाला फॉर्मूला है स्वामीनाथन के अंदर, उसके अंदर जो गवर्नमेंट रेट कैलकुलेट कर रही है वो पुराने रेट है, आज से 15-20 साल पुराने रेट है, जिसमें जो कैलकुलेट करती है। आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं प्रवीण जी। जो लेबर की कॉस्ट है, ये देखिए आगे कहना चाहिए, जो फार्म लेबर है ना, फार्म लेबर में भी जो लेबर की कॉस्ट है वो आज के दामों पे नहीं है, ना तेल के दामों पे। सीटू में क्या आएगा? सीटू में पट्टा भी आएगा, ट्रैक्टर की मशीन भी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे किसान की जो लागत है वो भी बढ़ रही है, और साथ ही फसलों के दाम भी बढ़े। प्रवीण अत्रे जी, आखिरी कमेंट आपका। प्रवीण जी, देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, हम अपने जो हमने किसान भाइयों के लिए क्या जो योजनाएं लेके आए, हम खुल के बताते हैं। मेरा तो विपक्षी मित्र ये तो कभी नहीं बताया, किया इन्होंने क्या पराली ना जलाओ, एक बार पराली का 1000 रुपए देंगे, 1,000 रुपए दिए उन्होंने पराली का। ये क्या करते हैं? दूसरी बातें करते हैं। 52 रुपए का 1.5 रुपए, 1 रुपए के लिए आलू का आपको मैं बता रहा हूँ, शिमला मिर्च, आलू, उसके बाद गोभी, मूली और सब्जी का इन्होंने बुरा हाल किया। झूठ बोलते हैं बैठ के, 2 घंटे पहले ये पावर भी 8 घंटे चली थी, सरकार की कांची जोड़ेंगी। तो चलिए, किसानों को लेकर हमने बात की, गेहूं की फसल को लेकर, खरीद को लेकर, मुआवजे को लेकर, गिरदावरी को लेकर बहुत सारी बातें जो हो रही उस पर चर्चा हमने की। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और हमने चर्चा की। तो आज मुद्दा किसानों का क्या वाकई किसानों की चिंता विपक्ष को हो रही है, या फिर मिशन 2024 को रफ्तार देने का प्रयास किया जा रहा है? सरकार और विपक्ष के दावों में किसमें कितना दम है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।